हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द स्कुल आइलैंड। यह एक अमेरिकन मॉन्स्टर मूवी है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है कैप्टन जेम्स कॉनार्ड ने, मैसन वीवर ने और हैंक मार्लो ने। यह मूवी रिलीज होती है 28 फरवरी 2017 को और IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 की। इस मूवी के शुरुआत में हमें 1944 का समय दिखाया जाता है जिसमें हर तरफ युद्ध चल रहा होता है क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय होता है और उसी समय हैंक नाम के एक अमेरिकन पायलट का विमान क्रैश हो जाता है। वह दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर गिरता है और तभी वो वहाँ पर देखता है पहले से यहाँ पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। वह जापान का एक पायलट होता है क्योंकि यह युद्ध जापान और अमेरिका के बीच चल रहा होता है, इसलिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और फिर दो बड़े हाथ पहाड़ी की चोटी पर आते हैं और ये एक विशाल वार्नर के हाथ होते हैं। और फिर हमें कहानी 1973 की दिखाई जाती है। इसके बाद हमें बिल नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो US में एक सरकारी संगठन मोनार्क का एक प्रमुख सदस्य है। वह सेनेटर के पास जाता है और उसे एक द्वीप का नक्शा दिखाता है। बिल कहता है कि दुनिया का कोई भी देश इस आइलैंड के बारे में नहीं जानता है, इसका उल्लेख केवल पुराणों में मिलता है। इस द्वीप को खोपड़ी द्वीप कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ने इस जगह को अधूरा छोड़ दिया था। यहाँ से जाने वाले जहाज और विमान को कभी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है। यह जगह बरमुंडा ट्रायंगल से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह बताता है कि 1954 में जब इस जगह पे परमाणु परीक्षण किए गए थे, यह एक परमाणु परीक्षण नहीं था बल्कि वह किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे और अगर हम इस जगह पर रिसर्च करने चाहे तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन सेनेटर उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। उन्हें वास्तव में धन की आवश्यकता होती है। जब सेनेटर को यह बात बताई जाती है कि 3 दिन बाद रूस का एक सैटेलाइट उस जगह के ऊपर से गुजरेगा और इसके बाद हमारे पास जो तस्वीरें हैं वह रूस के पास भी होंगी, और यह बात सुनकर सेनेटर उन्हें वहां जाने की अनुमति दे देता है और इसके बाद पूरी टीम उस आइलैंड के लिए रवाना हो जाती है। इसलिए कोई भी आगे नहीं जाना चाहता था और तभी बिल कहता है हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा और हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और सभी इसकी बात से सहमत होते हैं और सभी अपने हेलीकॉप्टर को लेकर तूफान के अंदर घुस जाते हैं। जब वो तूफान के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत तेज बिजलियां कड़क रही होती है। वो इन सभी मुश्किलों को पार करके आगे आइसलैंड पर पहुँचते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये लोग वहाँ पर पहुँचकर उस द्वीप पर बम गिराते हैं जिससे वहाँ की जमीन पर भूकंप आने लगता है। ये बम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं गिराते हैं बल्कि कि यह धरती में कंपन पैदा करने के लिए गिराते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि धरती के नीचे क्या है। और वो सब अपने मॉनिटर पे देखते हैं यहाँ की जमीन नीचे से खोखली है, यानी नीचे की तरफ बहुत अधिक खनिज पदार्थ है और वो इसी तरह से पूरे टापू पर बम गिरा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ आता है जो एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उनके पास गन टैंक होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी वहाँ पर हैंक आता है। यह वही अमेरिकी है जिसका विमान 28 साल पहले इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और वह उन्हें समझाता है कि उन्हें आदिवासियों द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और फिर हैंक उन्हें कबीले के पास ले जाता है और तभी उन्हें वहाँ एक पुराना जहाज दिखाई देता है और हैंक उन्हें बताता है यह जहाज मेरे आने से 10 साल पहले यहाँ आया था। और तब जाकर वह उस जहाज के अंदर आते हैं और तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि उन पर हमला करने वाले विशाल वानर की वहाँ पर कई तस्वीरें होती है और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस आइलैंड के सभी लोग खामोश होते हैं। वो सभी हमेशा के लिए मौन होते हैं। वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और इधर हैंक उन सभी को उस वानर के बारे में बताता है। मेरा विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तभी एक जापानी विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसका पायलट मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं। उनको स्कल कॉलर कहते हैं। उन्होंने मेरे जापानी दोस्त को खा लिया था। और वह बताता है कि इन सभी छिपकलियों में एक बहुत बड़ी छिपकली है जिसने कोंग की पूरी प्रजाति को खा लिया है। और वह बताता है कि कोंग अपनी प्रजाति का अंतिम जीव है जो अभी भी अध्ययन कर रहा है। और वह बताता है कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोंग खत्म हो गया तो स्कल कूलर बाहर आ जाएंगे और यहाँ इस द्वीप पर सब कुछ नष्ट कर देंगे। और ये सब होंग से पूछते हैं कि कोंग ने हम पर हमला क्यों किया था। और हैंक उन्हें बताता है कि यह द्वीप कोंग का घर है। अगर आप किसी के घर पर बम फोड़ेंगे तो वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। और वह बताता है कि जब तुम लोगों ने यहाँ पर बम गिराए थे तो स्कल कूलर जमीन से बाहर आ गए थे। अब कोंग उन सभी को नष्ट कर देगा, अन्यथा आप में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। और तभी कोंग बताता है कि 3 दिनों में हमें
हमें इस द्वीप के दूसरे छोर पर पहुंचना है, जहां हमारा जहाज समुद्र में हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी हैंक उन्हें बताता है कि आप 30 दिनों में भी वहां नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन मेरे पास एक नाव है जिससे हम 3 दिन में उस जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले हमें उसकी मरम्मत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पेडार्क बिल और उसके लोग जंगल से गुजर रहे हैं। तभी एक विशाल मकड़ी उन पर हमला कर देती है। वे सभी मिलकर उस मकड़ी को मार देते हैं, लेकिन तभी उनका एक साथी उन दोनों टीम से अलग हो जाता है, जिसका नाम चैंपियन है। जब वह नदी में पानी पीने जाता है तो उसके सामने 2 बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं। जब वह ऊपर होकर देखता है तो वहाँ कोंग होता है। कोंग उसे नहीं देखता है, और जब कोंग पानी पीता है तो वहाँ एक विशाल ऑक्टोपस आ जाता है जो कोंग पर हमला कर देता है। उसके बाद कोंग और ऑक्टोपस में फाइट होती है, जिसमें कोंग उस ऑक्टोपस को मारकर खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चैंपियन एक पेड़ के ऊपर बैठता है, लेकिन वह एक पेड़ नहीं, एक प्राणी होता है जो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि स्कल कॉलर उसके सामने आ गया था। और इसके बाद वह चैंप को मार देता है। और इसके बाद हमें कबीले में दिखाया जाता है जहां सब लोग मिलकर उस नाव की मरम्मत कर रहे होते हैं। इन सभी में मेसन नाम की एक लड़की होती है जो एक फोटोग्राफर है, और जब वह वहां पर बनी सीमा पर एक खतरनाक लकड़ी की दीवार की दूसरी ओर जाती है, तब वह देखती है कि उनका एक हेलीकॉप्टर एक विशाल जंगली भैंसे के ऊपर गिरा हुआ होता है और वह अभी भी जिंदा होती है। फिर उस जगह पर कोंग आ जाता है जो अपनी 2 उंगलियों से उस हेलीकॉप्टर को उठा लेता है, और कोंग को देखकर मेसन बहुत डर जाती है, लेकिन कोंग उस पर हमला नहीं करता है, बस उसे नफरत भरी निगाहों से देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जिसमें ये सभी नाव में बैठकर द्वीप के दूसरी छोर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में उनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। यह दूसरी टीम का होता है। यह रेडियो दूसरी टीम के पास होता है। यह दूसरी टीम होती है। अब इन्हें पता चलता है कि कर्नल बिल मर चुका है, और वह बताते हैं कि बहुत जल्द हम आप लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। और तभी वहाँ पर उड़ने वाले बहुत खतरनाक पंछी आते हैं जो उनके एक साथी को उठाकर मार डालते हैं, और कुछ समय बाद वो दूसरी टीम से मिल जाते हैं, जहां से उन्हें उस तरफ जाना होता है जहां उनका जहाज होता है। लेकिन कर्नल कहता है मुझे पश्चिम की ओर जाना है, क्योंकि वहां मेरा एक सैनिक है जिसका नाम चैंपियन है। उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। दरअसल में कर्नल को यह पता नहीं होता है कि अब चैंपियन मर चुका है। तभी हैंक बोलता है मैं तुम सभी को चेतावनी दे देता हूँ, हमें पश्चिम की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर स्कल कॉलर रहते हैं। और तभी कर्नल पेकार्ड जेम्स से कहते हैं आपका काम हमें रास्ता दिखाना है और हमारे खोए हुए लोगों को ढूंढना है। इसलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है, और सब लोग पश्चिम की ओर चले जाते हैं। और फिर सभी एक कंकालों की घाटी से गुजरते हैं, और तभी हैंक उन्हें बताता है कि यह कंकाल डायनासोर और कोंग के परिवार का है। और जब वे उस घाटी में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक स्कल कॉलर उन पर हमला कर देता है जिसने चैंप को मारा होता है। और तभी वहाँ पर उड़ने वाले पंछी भी आ जाते हैं जिन्होंने इनके एक साथी को नाव से उठाकर ले गए थे, जिन्होंने इन पर हमला किया था। और ये सभी मिलकर उन पंछियों और स्कल कॉलर को भी मार देते हैं। और तभी हैंक कर्नल पेकार्ड से कहते हैं हमें इस इलाके से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि यह स्कल कॉलर्स का क्षेत्र है। लेकिन कर्नल अपने साथी चैंप मैन के बिना नहीं जाना चाहता था। तभी जेम्स उसे चैंप लैम्प का लॉकेट दिखाता है। वह कहता है कि यह स्कल कॉलर के अंदर से निकला है, इसका मतलब यह है कि वह मर चुका है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन कर्नल कहता है कि मैं उसके हेलीकॉप्टर में जाना चाहता हूँ क्योंकि इसके पास बहुत सारे हथियार थे जिससे हम कोंग को मार सकते हैं। और यह सुनकर हैंक चौंक जाता है। वह कहता है कि तुम राजा को नहीं मार सकते, यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं, वह इस द्वीप का रक्षक है। और जेम्स कहता है वैसे भी चैंपमैन को कोंग ने नहीं मारा था, उसे स्कल कॉलर ने मारा था। और वह कहता है हमें स्कल कॉलर से खतरा है। और तभी कर्नल कहता है मैं स्कल कॉलर्स के साथ साथ कोंग को भी मार डालूंगा क्योंकि उसने मेरे बहुत से सैनिकों को मारा है। और फिर जेम्स कहता है हमें हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहिए और हम बाकी लोगों को नाव के सहारे जहाज पर ले जाएंगे ताकि हम उसे वहीं रोक सके। और इसके बाद कर्नल अपनी सेना के जवानों को लेकर हेलीकॉप्टर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सारा गोला बारूद हेलीकॉप्टर में मिल जाता है। दूसरी ओर जेम्स, मेसन और अन्य नागरिक सभी नाव की ओर जा रहे होते हैं। और फिर जेम्स और मेसन सभी को रास्ते में छोड़ देते हैं और एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगते हैं ताकि वह देख सके कि उनका जहाज कितनी दूर है। जब तक वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और अगले ही पल कोंग उनके सामने आ जाता है। वे उसे देखकर डर जाते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि कोंग उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। उस लड़की को याद आता है कि वह कोंग से पहले ही
भूल चुकी है। जैसे ही वह कोंग को हाथ लगाती है तो उन्हें एहसास होता है कि कोंग एक शांति प्रिय जीव है। तभी जंगल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कर्नल और उसके साथियों ने किया होता है। दरअसल उन्होंने कोंग के लिए जाल बिछाया होता है। जब कोंग उनकी तरफ जाता है तो वह उनके जाल में फंस जाता है और कोंग उस जाल में फंसकर बुरी तरह से जल जाता है, जिसके बाद कोंग बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और फिर कर्नल उसे बॉम्ब से उड़ा देने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो ऐसा करे वहाँ पर जेम्स मेसन और हैंक आ जाते हैं जो कर्नल को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और उसे बम विस्फोट करने से मना करते हैं। कर्नल अपने आदमियों को मारने के ऑर्डर देता है, परंतु उसका एक भी सैनिक उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो सब जान चुके होते हैं कि कोंग उनका शत्रु नहीं है बल्कि उनका दुश्मन स्कल कोलर है। और तभी वहाँ पर एक विशाल स्कल कोलर पानी से बाहर निकलता है। इससे पहले कि स्कल कोलर वहाँ पर सब कुछ खत्म कर देता है तभी कोंग को होश आ जाता है और इससे पहले कि कर्नल बम विस्फोट करे कोंग अपने हाथ से उसे मार डालता है। और अब यहाँ पर शुरू होती है कोंग और स्कल कोलर के बीच भयानक लड़ाई और बाकी सभी लोग अपनी नाव की ओर दौड़ने लगते हैं और जब वे सभी नाव की ओर जा रहे होते हैं स्कल कोलर उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह उन्हें मारता कोंग स्कल कोलर पर एक शक्तिशाली वार करता है और एक बार फिर स्कल कोलर और कोंग के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। इसके बाद वह लड़की एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है जहाँ से वह फ्लेयर गन चलाती है ताकि जहाज के सभी लोगों को सिग्नल मिल जाए। वहीं पर कोंग और स्कल कोलर की लड़ाई में कोंग जंजीरों में फंस जाता है। इससे पहले कि स्कल कोलर उसे मार डाले इंसान उस पर गोलियों से वार करने लग जाते हैं जिससे स्कल कोलर का ध्यान भटक जाता है और वह उनकी नाव को कुचलने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन अब कोंग भी अपने आप को जंजीरों से मुक्त करा लेता है। दरअसल में यह एक पुराने बड़े जहाज की चेन होती है जिसमें एक बहुत बड़ी ब्लेड लगी होती है। कोंग उस स्कल कोलर पर उस ब्लेड से बहुत बुरी तरीके से वार करता है जिससे वह स्कल कोलर घायल हो जाता है। यहाँ पहाड़ी की चोटी से वह लड़की नीचे गिरने लगती है लेकिन इससे पहले कि वह पानी में डूब जाती कोंग उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। स्कल कोलर अभी भी जीवित होता है। वहीं पर स्कल कोलर कोंग के हाथ को अपने मुंह में लेकर खाने की कोशिश करता है। वहीं पर कोंग अपने हाथ को एक झटके से बाहर निकालता है जिससे उसकी जीभ भी बाहर आ जाती है और वह मर जाता है। इसके बाद कोंग उस लड़की को उस नदी के किनारे पर रखता है जहाँ जेम्स उसके पास आता है। वह लड़की अभी भी जिंदा होती है और फिर वो दोनों कोंग को देखते हैं। इसके बाद ये सब अपने घर की ओर लौट जाते हैं जिसके बाद हमें हैंक को दिखाया जाता है जो 1944 में युद्ध में गया था। आज 30 साल बाद वह अपने घर लौटा है। यहाँ वह अपने 30 साल के बेटे और अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है। मूवी के खत्म होने के बाद क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स और मेसन को उनके गुप्त कार्यालय में रखा जाता है और फिर ब्रुक्स और शेनलिन आते हैं जो इन दोनों के साथ द्वीप पर थे और फिर वह उन्हें बताता है कि कोंग अकेला राजा नहीं है, यहाँ और भी बहुत कुछ है। और फिर हमें गॉडजिला और गिद्रो की लड़ाई की एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मोनार्क संगठन का यही काम होता है कि ऐसे जीव जो धरती पर मनुष्य के लिए खतरा है उन्हें मनुष्य से दूर रखा जाए। और इसके बाद यह मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें इस मूवी के अगले पार्ट में गॉडजिला और गिद्रो की लड़ाई दिखाई जा सकती है।